अगला है हमारा पांचवा शरीर यानी आत्म शरीर। पांचवा शरीर बहुत कीमती है, जिसको अध्यात्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी भी कह सकते हैं। वो 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता, इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत भर है, सिर्फ चर्चा है। उस शब्द के पीछे कोई कंटेंट नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्द होता है। जब हम कहते हैं दीवार तो सिर्फ शब्द नहीं होता, पीछे कंटेंट होता है। हम जानते हैं दीवार यानी क्या। आत्मा के पीछे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारा अनुभव नहीं है। वो पांचवा शरीर है, और चौथे शरीर में कुंडलिनी जगे तो ही पांचवें शरीर में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा पांचवें शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता। चौथे का पता नहीं है, इसलिए पांचवें का पता नहीं हो पाता, और पांचवा भी बहुत थोड़े से लोगों को पता हो पाता है, जिसको हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ लोग उस पर रुक जाते हैं और वे कहते हैं बस यात्रा पूरी हो गई, आत्मा पा ली और सब पा लिया। यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई, इसलिए जो लोग इस पांचवें शरीर पर रुकेंगे वे परमात्मा को इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है। जैसे जो पहले शरीर पर रुकेगा वो कह देगा कि कोई आत्मा वगैरह नहीं है। तो एक शरीरवादी है, वो कहता है शरीर सब कुछ है, शरीर मर जाता है, सब मर जाता है। ऐसा ही आत्मवादी है, वो कहता है आत्मा ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस परम स्थिति आ गई। लेकिन वो पांचवा शरीर ही है। छठवां शरीर है ब्रह्म शरीर और सातवां निर्वाण काया। छठवां शरीर ब्रह्म शरीर है, वो कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको खोने को राजी हो जाए तब वो छठवें शरीर में प्रवेश करता है। वो 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में मनुष्य जात वैज्ञानिक ढंग से विकास करे तो 42 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और सातवां शरीर 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वो सातवां शरीर निर्वाण काया है। वो कोई शरीर नहीं है, वो बॉडी लेसनेस की हालत है। वो परम है, वहाँ शून्य ही शेष रह जाता है। वहाँ ब्रह्म भी शेष नहीं है, वहाँ कुछ भी शेष नहीं है, वहाँ सब समाप्त हो गया है। इसलिए बुद्ध से जब भी कोई पूछता है वहाँ क्या होगा तो वे कहते हैं जैसे दिया बुझ जाता है फिर क्या होता है, खो जाती है ज्योति। फिर तुम नहीं पूछते कहाँ गई, फिर तुम नहीं पूछते अब कहाँ रहती होगी, बस खो गई। निर्वाण शब्द का मतलब होता है दिए का बुझ जाना, इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण हो जाता है। पांचवें शरीर तक मोक्ष की प्रतीति होती है, क्योंकि परम मुक्ति हो जाएगी। ये 4 शरीरों के बंधन गिर जाएंगे और आत्मा परम मुक्त हो जाएगी। तो मोक्ष जो है वो पांचवें शरीर की अवस्था का अनुभव है। अगर चौथे शरीर पर कोई रुक जाए तो स्वर्ग का या नर्क का अनुभव होगा। वह चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। अगर पहले, दूसरे और तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो यही जीवन सब कुछ है, जन्म और मृत्यु के बीच, इसके बाद कोई जीवन नहीं। अगर चौथे शरीर पर चला जाए तो इस जीवन के बाद नरक और स्वर्ग का जीवन है। दुख और सुख की अनंत संभावनाएं हैं वहाँ। अगर पांचवें शरीर पर पहुंच जाए तो मोक्ष का द्वार खुलता है। अगर छठवें पर पहुंच जाए तो मोक्ष के भी पार ब्रह्म की संभावना है। वहाँ ना मुक्त है ना अमुक्त है, वहाँ जो भी है उसके साथ वो एक हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इसकी घोषणा इस छठवें शरीर की संभावना है। लेकिन अभी एक कदम और, जो लास्ट जंप है, जहाँ ना अहम है ना ब्रह्म है, ना मैं और तू दोनों नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ परम शून्य है, टोटल एब्सोल्यूट वाइड, वह निर्वाण है। हर 7 साल में एक शरीर का विकास होता है। ये 7 शरीर हैं, इसलिए औसतन 50 वर्ष को क्रांति का बिंदु समझा जाता था। 25 वर्ष तक एक जीवन व्यवस्था थी,
इस 25 वर्ष में कोशिश की जाती थी कि हमारे जो भी जरूरी शरीर हैं वो विकसित हो जाए, यानी चौथे शरीर तक आदमी पहुंच जाए, मनस शरीर तक आदमी पहुंच जाए। तो उसकी शिक्षा पूरी हुई। फिर वो 5वें शरीर को जीवन में खोजे और 50 वर्ष तक, शेष 25 वर्षों में वो 7वें शरीर को उपलब्ध हो जाए। इसलिए 50 वर्ष में दूसरा क्रांति का बिंदु आएगा कि अब वो वानप्रस्थ हो जाए। वानप्रस्थ का मतलब केवल इतना ही होता है कि उसका मुख अब जंगल की तरफ हो जाए, अब आदमी की तरफ से, समाज की तरफ से, भीड़ की तरफ से वो मुंह फेर ले। और 75 वर्ष के बाद फिर एक क्रांति का बिंदु आता है जहां से वो संन्यास्त हो जाता है, वन की तरफ मुंह फेर लेता है। ये भीड़ और आदमी से बचे, और संन्यास्त का मतलब है अपने से भी बचे। अब अपने से भी मुंह फेर ले, मतलब समझे ना, यानी जंगल में अब मैं तो बच ही जाऊंगा, फिर इसको भी छोड़ने का वक्त है कि 75 वर्ष में फिर इसको भी छोड़ दे। लेकिन गृहस्थ जीवन में उसके सातों शरीर का अनुभव और विकास हो जाना चाहिए। तो ये सब आगे बड़ा सहज और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और अगर ये ना हो पाए तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक उम्र के साथ विकास की एक स्थिति जुड़ी है। अगर एक बच्चे का शरीर 7 वर्ष में स्वस्थ ना हो पाए तो फिर जिंदगी भर वो किसी न किसी अर्थों में बीमार ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही इंतजाम कर सकते हैं कि वो बीमार ना रहे, लेकिन स्वस्थ कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बेसिक फाउंडेशन जो 7 साल में पड़ती थी वो डगमगा गई। वो उसी वक्त पड़नी थी जैसे कि हमने मकान की नींव भरी। अगर नींव कमजोर रह जाए तो शिखर पर पहुंचकर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल मामला है। वो जब नींव भरी थी तभी मजबूत हो जानी चाहिए थी। तो वे जो पहले 7 वर्ष हैं, वो अगर भौतिक शरीर के लिए पूरी व्यवस्था मिल जाए तो बात बनेगी। दूसरे 7 वर्ष में अगर भाव शरीर का ठीक विकास ना हो पाए तो 25 सेक्सुअल परिवर्तन पैदा हो जाएंगे। फिर उनको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वही वक्त है जबकि तैयारी उसकी हो जानी चाहिए, यानी जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर प्रत्येक शरीर की साधना का सुनिश्चित समय है। उसमें 1-2 इंच का फेर फासला और बात है, लेकिन एक सुनिश्चित समय है। हर शरीर का समय पर विकसित हो जाना जरूरी है। अगर किसी बच्चे में 14 साल तक सेक्स का विकास न हो पाए तो अब उसकी पूरी जिंदगी किसी तरह की मुसीबत में बीतेगी। अगर 21 वर्ष तक उसकी बुद्धि विकसित न हो पाए तो फिर अब बहुत कम उपाय है कि 21 वर्ष के बाद हम उसकी बुद्धि को विकसित करवा पाए। लेकिन इस संबंध में हम सब राजी हो जाते हैं कि ये ठीक बात है, इसलिए हम पहले शरीर की भी फिक्र कर लेते हैं, स्कूल में भी पढ़ा लेते हैं, सब कर देते हैं। लेकिन बाद के शरीरों का विकास भी उस सुनिश्चित उम्र से बंधा हुआ है और वो चूक जाने की वजह से बहुत कठिनाई होती है। एक आदमी 50 साल की उम्र में उस शरीर को विकसित करने में लगता है जो उसे 21 वर्ष में कर लेना चाहिए था। तो 21 वर्ष में जितनी ताकत उसके पास थी उतनी 50 वर्ष में उसके पास नहीं है, इसलिए अकारण कठिनाई पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा श्रम उठाना पड़ता है, जो कि 21 वर्ष में आसान हुआ होता। वो 21 वर्ष अब एक लंबा पथ और कठिन पथ हो जाता है। वो एक कठिनाई हो जाती है कि 21 वर्ष में उस द्वार पर खड़ा था और 21 वर्ष और 50 वर्ष के बीच 30 वर्ष में वो इतने बाजारों में भटका है कि वो दरवाजे पर भी नहीं है। अब जहां 21 वर्ष में अपने आप खड़ा हो गया था, जहां से जरा सी चोट और दरवाजा खुलता, अब उसको वो दरवाजा फिर से खोजना है और वो इस बीच इतना भटक चुका है और इतने दरवाजे देख चुका है कि उसे पता लगाना भी मुश्किल है कि वो दरवाजा कौन सा है जिस पर मैं 21 वर्ष में खड़ा हो गया था। इसलिए 25 वर्ष तक बड़ी सुनियोजित व्यवस्था की जरूरत है बच्चों के लिए।
वो इतनी सुनियोजित होनी चाहिए कि उनको चौथे पर तो पहुंचा दे। चौथे के बाद बहुत आसान है मामला। फाउंडेशन सब भर दी गई, अब तो सिर्फ फल आने की बात है। पांचवे से फल आने शुरू हो जाते हैं। चौथे तक वृक्ष निर्मित होता है, पांचवे से फल आने शुरू होते हैं, सातवें पर पूरे हो जाते हैं। इसमें थोड़ी देर अबेर हो सकती है, लेकिन ये बुनियाद पूरी की पूरी मजबूत हो जाए। इस संबंध में एक दो बातें और ख्याल में ले लेनी चाहिए। 4 शरीर तक स्त्री और पुरुष का फासला है। जैसे कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसकी जो फिजिकल बॉडी वो पुरुष शरीर होता है, उसका भौतिक शरीर। लेकिन उसके पीछे की नंबर 2 की इथरिक बॉडी भाव शरीर होती है, स्त्रीण होती है, वो फीमेल बॉडी होती है। क्योंकि कोई निगेटिव या कोई पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता। स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, इसको अगर हम विद्युत की भाषा में कहें तो नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडीज हैं। स्त्री के पास नेगेटिव बॉडी है, स्थूल, इसलिए स्त्री कभी भी सेक्स के लिए आक्रामक नहीं हो सकती। वो पुरुष पर बलात्कार नहीं कर सकती। उसके पास नेगेटिव बॉडी है, वो बलात्कार झेल सकती है, कर नहीं सकती। पुरुष की बिना इच्छा के स्त्री उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन पुरुष के पास पॉजिटिव बॉडी है, वो स्त्री की बिना इच्छा के भी कुछ कर सकता है। आक्रामक शरीर है उसके पास। नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि शून्य और ऐसा नहीं कि ऋणात्मक। स्त्री के पास एक ऐसा शरीर है जिसमें शक्ति संरक्षित है, बड़ी शक्ति संरक्षित है, लेकिन सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय शक्ति है। इसलिए स्त्रियां कुछ सर्जन नहीं कर पाती, ना कोई बड़ी कविता का जन्म दे पाती हैं, ना कोई बड़ी पेंटिंग बना पाती हैं, ना कोई विज्ञान की खोज कर पाती हैं। उनके ऊपर कोई बड़ी खोज नहीं है, उनके ऊपर कोई सर्जन नहीं है। क्योंकि सर्जन के लिए आक्रामक होना जरूरी है। वो सिर्फ प्रतीक्षा करती रहती हैं, इसलिए सिर्फ बच्चे पैदा कर पाती हैं। पुरुष के पास एक पॉजिटिव बॉडी है, भौतिक शरीर, लेकिन जहां भी पॉजिटिव है उसके पीछे नेगेटिव को होना जरूरी है, नहीं तो वो टिक नहीं सकता। वे दोनों इकट्ठे ही मौजूद होते हैं, तब उनका पूरा सर्किल बनता है। तो पुरुष का जो नंबर 2 का शरीर है वो स्त्रीण है, स्त्री के पास जो नंबर 2 का शरीर है वो पुरुष का है। इसलिए एक और मजे की बात है कि पुरुष दिखता बहुत ताकतवर है, जहां तक उसके भौतिक शरीर का संबंध है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके पीछे एक कमजोर शरीर खड़ा है, स्त्रीण। इसलिए उसकी ताकत क्षणों में प्रकट होगी, लंबे अरसे में वो स्त्री से हार जाएगा। क्योंकि स्त्री के पीछे जो शरीर है वो पॉजिटिव है, इसलिए रेसिस्टेंस की सहने की क्षमता पुरुष से स्त्री में ज्यादा होती है। अगर एक बीमारी पुरुष और स्त्री पर हो तो स्त्री उसे लंबे समय तक झेल सकती है, पुरुष उतने लंबे समय तक नहीं झेल सकता। बच्चे स्त्रियां पैदा करती हैं, अगर पुरुष को पैदा करना पड़े तब उसे पता चले कि शायद दुनिया में फिर संतति नियमन की कोई जरूरत न रह जाएगी, वो बंद ही कर देगा। वो इतना कष्ट नहीं झेल सकता और इतना लंबा। क्षण 2 क्षण को क्रोध में वो पत्थर फेंक सकता है, लेकिन 9 महीने एक बच्चे को पेट में नहीं झेल सकता और वर्षों तक उसे बड़ा नहीं कर सकता। और रात भर वो रोए तो उसकी गर्दन दबा देगा, उसको झेल नहीं सकता। ताकत तो उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन पीछे उसके पास एक डेलिकेट और कमजोर शरीर है, जिसकी वजह से वो उसको झेल नहीं पाता। इसलिए स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं। स्त्रियों की उम्र पुरुष से ज्यादा है, इसलिए हम 5 साल का फासला रखते हैं शादी करते वक्त, नहीं तो दुनिया विधवाओं से भर जाए। इसलिए हम लड़का 20 साल का चुनते हैं तो लड़की 15 साल की चुनते हैं, 16 साल की चुनते हैं, क्योंकि 4 और 5 का फासला, नहीं तो सारी दुनिया विधवाओं से भर जाएगी। क्योंकि पुरुष की उम्र 4-5 साल कम है, और जब 70 साल में मरेगा तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी। तो उसका दोनों के बीच तालमेल बैठ जाए और वह बराबर जगह पर आ जाए, इसलिए अंतर रखना जरूरी होता है। 116 लड़के पैदा होते हैं, 100 लड़कियां पैदा होती हैं।
पैदा होते वक्त 16 का फर्क होता है। 16 लड़के ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया में स्त्री पुरुष की संख्या बराबर हो जाती है। पीछे बाद में 16 लड़के 14 साल के होने के पहले मर जाते हैं और करीब करीब बराबर का अनुपात हो जाता है। लड़के ज्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। उनके पास रेसिस्टेंस की क्षमता, प्रतिरोध की क्षमता प्रबल है, वो उनके पीछे के शरीर से आती है। दूसरी बात, तीसरा शरीर जो है पुरुष का है, वो फिर पुरुष का होगा, यानी सूक्ष्म शरीर, और चौथा शरीर मनस शरीर फिर स्त्री का होगा, और ठीक इससे उल्टा स्त्री में होगा। 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष का विभाजन है। 5वां शरीर बिहाइंड सेक्स है। इसलिए आत्म उपलब्धि होते ही इस जगत में फिर कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, लेकिन तब तक स्त्री पुरुष हैं। और इस संबंध में एक बात और ख्याल आती है, वो मैं आपसे कहूं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के पास स्त्री का शरीर है भीतर, और प्रत्येक स्त्री के पास पुरुष का शरीर है। अगर संयोग से स्त्री को ऐसा पति मिल जाए जो उसके भीतर के पुरुष से मेल खाता हो, तभी विवाह सफल होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। या पुरुष को ऐसी स्त्री मिल जाए जो उसके भीतर की स्त्री से मेल खाती है, तो ही सफल होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए सारी दुनिया में 100 में 99 विवाह असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गहरी सफलता का सूत्र अभी तक साफ नहीं हो पाया, और उसको हम कैसे खोजबीन करें कि उनके भीतरी शरीरों से मेल खा जाए। तब तक दुनिया में विवाह असफल ही होता रहेगा। उसके लिए हम कुछ भी इंतजाम कर लें, वो सफल नहीं हो सकता, और उसको हम तभी खोज पाएंगे जब ये सारी की सारी शरीरों की पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था अत्यंत स्पष्ट हो जाए। और इसलिए अगर एक युवक विवाह के पहले, एक युवती विवाह के पहले अपनी कुंडलिनी जागृत कर ले, तो उन्हें ठीक साथी चुनना सदा आसान है। उसके पहले ठीक साथी चुनना कभी भी आसान नहीं है, क्योंकि वे अपने भीतर के शरीरों की पहचान से बाहर के ठीक शरीर को चुन सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी, जो लोग जानते थे वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्यवास में और इन 4 शरीरों के विकास तक ले जाने के बाद तभी विवाह करते थे, उसके पहले विवाह नहीं। क्योंकि किससे विवाह करना है, किसके साथ तुम्हें रहना है, खोज किसकी है, हम किसको खोज रहे हैं। एक पुरुष एक स्त्री को, कौन सी स्त्री को खोज रहा है जिससे वो तृप्त हो सकेगा, वो अपने ही भीतर की स्त्री को खोज रहा है। एक स्त्री अपने ही भीतर के पुरुष को खोज रही है। अगर कहीं तालमेल बैठ जाता है संयोग से, तब तो वो तृप्त हो जाता है, अन्यथा वो अतृप्त बनी रहती है। फिर 1000 तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। फिर वो वैश्या की खोज करता है, वो पड़ोस की स्त्री को खोज रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो परेशानी बढ़ती चली जाती है। और जितनी मनुष्य की बुद्धि विकसित होगी, उतनी ये परेशानी बढ़ेगी। अगर 14 वर्ष तक ही आदमी रुक जाए तो ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी परेशानी तीसरे शरीर के विकास से शुरू होती है, बुद्धि से। अगर सिर्फ दूसरा शरीर विकसित हो, भाव शरीर, तो वो सेक्स से तृप्त हो जाएगा। इसलिए 2 रास्ते थे, या तो हम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के काल में उसको 4 शरीरों तक पहुंचा दें, और या फिर बाल विवाह कर दें। क्योंकि बाल विवाह का मतलब है कि बुद्धि का शरीर विकसित होने के पहले, ताकि वो सेक्स पर ही रुक जाए और कभी झंझट में ना पड़े। तब उसका जो संबंध है स्त्री पुरुष का, वो बिल्कुल पाशविक संबंध है। बाल विवाह का जो संबंध है वो सिर्फ सेक्स का संबंध है, प्रेम जैसी संभावना नहीं है वहाँ। इसलिए अमेरिका जैसे मुल्कों में जहाँ शिक्षा बहुत बढ़ गई और जहाँ तीसरा शरीर पूरी तरह विकसित हो गया, वहाँ विवाह टूट गया, टूटेगा ही, वो नहीं बच सकता। क्योंकि तीसरा शरीर कहता है मेल नहीं खाता, इसलिए तलाक फौरन तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेल नहीं खाता तो उसको खींचना कैसे संभव है।